नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। मैं आकाश आपका पुनः एक बार फिर से आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पूरे जी जान से अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे होंगे, सचिवालय में बैठने की व्यवस्था करने में लगे होंगे और इन शानदार मोटिवेशनल प्रेरणादायक जो पंक्तियों से हमने शुरुआत किया। पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था कि ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और उसका अगला पार्ट जो एकदम और शानदार शब्दों से सुसज्जित है, उसको मैंने बोला था कि अगले वीडियो में यानी कि इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आप जब इसे फिल करके पढ़ेंगे तो आप पढ़ाई से पहले ऐसी कविताएं लिख करके रखें, इन पंक्तियों को गुनगुनाएं जो आप में जोश भर दे कि नर हो न निराश करो मन को, संभलो कि सुयोग न जाए चला। संभल के रहना है आपको, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कितने शानदार ढंग से आज के जो प्रेरणादायक है मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो उसकी जगह थोड़ा सा ये सुन लोगे तो आपका जो खुश करने वाला हार्मोन है वो ऊंचा हो जाएगा। आप बताना उस हार्मोन का नाम कि संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। आप जी जान से मेहनत करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप पूरे जी जान से पढ़ाई में लगे रहें। समझो न जग को निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। आप अपना मार्ग स्वयं लिखोगे, अपना भविष्य की नींव खुद से रखोगे। अखिलेश्वर है अवलंबन को। अब क्या कहना इसके आगे कि नर हो न निराश करो मन को। चलते हैं हम सचिवालय सहायक मेंस की तैयारी में दूसरे वीडियो की तरफ, जहां मैं आपके लिए बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार सवालों के साथ आया हूं। तो शुरू करते हैं, बातें होती रहेगी। आज का खूबसूरत सा प्रश्न बोर्ड पे है और इसे सॉल्व करने से पहले मैं दोस्तों को आपको ये बता दूं जो नहीं जानते हैं कि मैं क्या करता हूं कि आपकी नौकरी की तैयारी में धार ला देता हूं, आपकी तैयारी में धार डाल देता हूं, तेज कर देता हूं, जिससे आपका सरकारी नौकरी आपकी तरफ खींचा चला आता है। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मेंस की तैयारी में हम क्या कर रहे हैं कि एक तरह के टॉपिक वाइज कर रहे हैं। 5-5-5 का कल हमने 3 तरह के प्रश्न किए थे, 3 सेट किए थे जो 5-5 एक तरह के थे। आज जो होंगे 5 शुरुआत में वो मिक्सचर मतलब 1 होंगे और फिर उसके बाद रेशियो वगैरह के होंगे 5। ऐसे ही SICI, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, हम मिला के 5-5 करते हैं ताकि आपका क्या हो कि साथ ही साथ जब 5 कम से कम एक तरह के सवाल जब आपको मिले तो आपको सीखने का भी मौका मिले, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, जिससे आप सफलता के झंडे जरूर गाड़े। तो प्रश्न ये है कि पेट्रोल का मूल्य 108 रुपए लीटर है और केरोसिन का मूल्य 64 रुपए लीटर है। तो पेट्रोल और केरोसिन को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण, वहां छूट गया, कोई नहीं, आप समझ रहे हैं कि मिश्रण को 129 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 50% का लाभ हो। अब परसेंटेज भी इसमें थोड़ा सा घुसा, ऐसे ही मिक्स वाले सवाल आपको ज्यादा मिलते हैं, इसलिए मैंने मतलब आंसर इसका रेशियो में है, सवाल इसके मिक्सचर के हैं और साथ ही में उसमें परसेंटेज वगैरह भी है, प्रॉफिट लॉस लाभ भी है, सब कुछ है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या करेंगे कि 108 और 64 को हम मिक्स करें किस अनुपात में कि 129 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 50% का लाभ हो। तो यहाँ पे 129 नहीं लिखना है, ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं, भयंकर भूल कर जाते हैं। ये एक पेट्रोल का क्रयमूल्य है यानी बेस प्राइस है, बेचने वाला नहीं है। और ये विक्रयमूल्य की चर्चा कर रहा है मिश्रण का, तो हमें पता होना चाहिए कि जब ऐसे मिलाते हैं, एलिगेशन का अप्लाई करते हैं हम, तो हम यहाँ पे एक ही जाति वाले सेम तरह के यूनिट को रखते हैं। तो ये क्रयमूल्य है, तो यहाँ भी मिश्रण का क्रयमूल्य या बेस मूल्य, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो वो 129 में बेच करके 150 कमा रहा है, तो इसका हम क्रयमूल्य निकाल देंगे कि क्रयमूल्य कितना होगा। तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9,
43 दूनी 86, यानी कि ये तो शायद आपको पता होगा। अगर यहाँ भी दिक्कत हो कि मैंने कैसे निकाला तो आप कमेंट्स में बताएंगे, मैं आगे आने वाली वीडियो में आराम से इसे खोल करके सिखा दूंगा। इसके धागे खोल देंगे हम। तो यहाँ पे 86 आया, 86, और इसका अंतर इधर जाएगा तो 14, 8, 22, और 64 में जैसे ही 22 जोड़ेंगे तो फिर से ये 22 आया। यानी कि इसे लिखने का तरीका तो शायद आपको पता ही होगा कि इसका जो अंतर होता है इधर लिखते हैं और इन दोनों का अंतर इधर लिखते हैं। तो 64 और 20 84, 22 22 दोनों आया। यानी कि इसका अनुपात जो होगा 1:1 में जब हम मिलाएंगे तो मिश्रण का मूल्य 86 रुपये लीटर पड़ेगा और इसे हम 129 में 50% लाभ पे बेच सकेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दूसरा प्रश्न भी बेहद शानदार और खूबसूरत सा और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके आने के चांसेस ज्यादा है। ये रंग रूप बदल के आएगा, लेकिन ऐसे प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा है। और मैं आपको एक बार फिर से बोल दूं कि BSS मतलब सचिवालय सहायक मेंस में आपका मैथ्स का लेवल ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, 25% तक ज्यादा कह सकते हैं जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और इससे ज्यादा जाएगा तो कैसे लोग उतने कम समय में उतना प्रश्न कर पाएंगे। अब इसलिए साधारण सी हर कोई सोच सकता है, आपकी भी इतनी जरूर हर ग्रेजुएट इतना अच्छा ढंग से तो जरूर सोच सकता है, स्वयं आकलन कर सकता है। हाँ, मेंस में भी कट ऑफ और ज्यादा ऊपर जाएंगे। ये सवाल को हम लोग करते हैं कि एक नगर की कुल जनसंख्या में 60% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि विवाहित 100 है जनसंख्या, तो बोला कि 60% ये मेन हो गए और ये वुमेन हो गई, शेष महिलाएं हैं। तो जब 60% पुरुष हैं तो 40 महिलाएं बचेंगी। यदि विवाहित पुरुषों और अविवाहित पुरुषों की संख्या का अनुपात 5:7 है, ये विवाहित हैं और ये अविवाहित हैं। तो जब 5:7 है यानी 7 5 12 और 12 का मान 60, 12 25 60, यानी कि जो विवाहित होंगे 25 25 होंगे और 7 25 35 जो होंगे वो अविवाहित होंगे। यही तो है पुरुषों में विवाहित और अविवाहित का अनुपात दिया हुआ है कि 5 और 7 का है। तो अनुपात के हिसाब से टोटल पुरुष कितने हुए 12, और यही जो है यहाँ 60 के बराबर है। तो इस 60 को 5:7 में हम बांटेंगे तो 25 और 35 होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि उसके बाद प्रश्न है आगे है कि तथा विवाहित महिलाएं और अविवाहित महिलाएं की संख्या का अनुपात 2:3 है। अब ये जो 40 है ये 2:3 में ये बटे हुए हैं, ये भी विवाहित और अविवाहित, ऐसे हम महिलाओं में लिख देते हैं। तो ये 2:3 यानी कि 2 3 5 और 5 का मान 40 तो 1 का मान 8, यानी कि 2 8 16 और 8 3 24। ये जो है विवाहित अविवाहित में 16 24 में बटे। तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है? कुल जनसंख्या 100 है, बस आप जोड़ दो, 100 मानने का यही फायदा होता है। तो विवाहित कितना है? 25 यहाँ विवाहित है और 16 यहाँ, 25 6 31 10 41% विवाहित है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। 41% को हम टिक करेंगे और बड़े ही शानदार ढंग से आप सीखते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हम तीसरे प्रश्न को करते हैं। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर दिख जाता होगा, हर किताब, हर क्लास, हर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, हर जगह ये प्रीवियस ईयर में ये दिखता होगा। और मुझे पता है कि बड़ा ही जो है आप बड़े ही आसानी से इसे करते होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं मतलब वैसा नहीं है कि वो चीजें सिर्फ बताने आता हूं जिससे मेरा ऐड हो जाए या प्रचार हो जाए। आप मेरे साथ सतत बने रहें रेगुलर। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें या इतने शानदार शानदार कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिससे आप चुटकियों में सवालों को करेंगे और आपके सफलता के लिए, खास करके सचिवालय सहायक जैसे एग्जाम में जहां सवालों की संख्या ढेरों होती है और समय बहुत ही कम होता है, वहां आपको मैं जरूर रास्ता दिखाऊंगा, सफलता की तरफ पुश करूंगा। वो अब आप ये पढ़ो कि 2 बर्तन ए तथा बी में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 4:5 है। यदि इन दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में मिश्रण को निकाल कर बर्तन सी में डाला जाता है तो सी में दूध और पानी की मात्रा
अनुपात पूछ रहा है। जब भी समान मात्रा में हो तो अक्सर क्या करते हैं हम कि 2 3 5 है यहाँ और यहाँ 9 है, तो ये 5 और 9 का एलसीएम लेकर के दोनों जगह इक्वल करते हैं और फिर डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। लेकिन मैं जो सिखा रहा हूं, अगर आप इसे ध्यान में रखेंगे तो 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड मैक्सिमम आप दोगे इस सवाल पे, ये सॉल्व हो जाएगा। जब भी समान मात्रा वाला हो तो टोटल वैसे इक्वल करने की जगह आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों के योग से इसके प्रथम पद में, यानी 4 और 5 9 और 9 दूनी 18, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन सिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। 4 5 9 9 दूनी 18, ठीक। अब इन दोनों के योग से इसके पहले में दूध की मात्रा हम पहले लिख रहे हैं, फिर पानी का लिखेंगे, तो 2 3 5 और 5 चौके 20, ठीक है। अब पानी के लिए हम बढ़ते हैं, तो ठीक वैसे ही कि 9 तिया 27 और वैसे ही 5 5 25, ये हो गया आपका, आ गया ये 38 और 20 20 40, ये हो गया 52, यानी कि 19:26 जहां दिखे। ये आपको गड़बड़ नहीं करना है, इस तरह के सवाल दिखेंगे मेंस के लिए तो और आपको सतर्क, आंखें खोल करके सारी इंद्रियों को मतलब एकदम कंसंट्रेट रखना है, फोकस करना है, अपने एग्जाम में ध्यान लगाना है। आप वैसे भी करके करोगे तो रास्ते बदलने से या मेथड बदलने से आंसर नहीं बदल जाएगा। कि जैसे 2 और 3 है, ये क्या है 5 के बराबर है, और ये 4 और 5 है, ये 9 के बराबर है, तो दोनों को हम 45 कर देते हैं। 45 करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ 9 से और यहाँ 5 से गुना करेंगे, यही ना, इक्वल कर देते हैं, क्योंकि दोनों को बोल रहा है कि समान मात्रा में। आप ऐसे ही करते आए होंगे, अधिकांश मुझे ऐसा ही दिखता है कि बच्चे अक्सर ऐसे ही करते हैं। तो ये 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा आपको, 18 27 ऐसे, और 5 चौके 20 और 5 25। तो यही जो है आप सोच करके एलसीएम निकाल करके 18 20 और 27 5 को ऐड कर रहे हो, उसका मैंने वो तरीका बता दिया आपको कि बस इसको जोड़ो और पहले में गुना करो, इन दोनों को जोड़ो इसके पहले में गुना करो, तो पहला दूध का निकल गया, पानी यानी दूसरे का निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ से दूसरे में गुना और इसके दोनों के जोड़ से इसके दूसरे में गुना, और नतीजा आपके सामने है। तो आप बताना कि ये कितना शानदार तरीका है। कि आपको नहीं लगता कि ये इससे बहुत ही कम समय में होगा अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक और बात मैं आपसे करूं कि आपको ये आदत छोड़नी होगी कि जैसे आप प्रैक्टिस करने के दौरान या मॉक टेस्ट के दौरान अक्सर ऐसे बच्चे करते हैं कि जब उन्हें आसान प्रश्न दिखे तो वो अक्सर क्या करते हैं, अच्छा ये तो कर लूंगा, और एग्जाम में यही भारी पड़ता है क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होता है। जहां 10 सेकंड 5 सेकंड देने का, वहीं आप 30 सेकंड दे देते हैं, और आयोग तो यही चाहता है कि आपको भाई पैर मतलब लात मार के बाहर निकाल दे, यही गलती की वजह से। तो ये गलती नहीं करना है। हल्के टफ आपके हिसाब से या स्टूडेंट्स के लेवल से होता है, तो जितने भी हल्के या टफ सवाल हो, मॉडरेट लेवल के हो, आप उसको करते रहें जिससे आपकी रफ्तार बहुत बनी रहे। तो ये सवाल की तरफ चलते हैं कि यदि सुरेश और सोहन की आय का अनुपात 3:2 और व्ययों का अनुपात 5:3 है, यदि दोनों में से प्रत्येक 1000 रुपया बचाता है तो सुरेश की आय ज्ञात करें। ठीक, अब इसमें इधर उधर सोचने की जगह ये प्रश्न ऐसा है कि सबसे बेहतर होता है कि आप x मान लें कि सुरेश की आय जो है वो 3x है, तो उसकी आय कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा सोहन का। अब बोल क्या रहा है कि अगर वो उसकी आय में से बचत को निकाल देंगे तो क्या होगा, खर्चे। वही तो खर्च करता है जो बचता है। जो बचत प्लस खर्च जो यही दोनों है आय बनता है। या आय में से जो आप खर्च कर देते हो निकाल दोगे तो बचत आएगा। तो ठीक वैसे ही आय में से जब आप बचत निकालोगे तो खर्च आएगा। तो सुरेश का आय 3x है और वो बचाता 1000 है, और सोहन की आय 2x है और वो भी 1000 बचाता है। तो ऐसे में ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे तो आप ऐसे ही कोशिश करना। इसमें थोड़ा सा टाइप बदलता है तो ये लिख देना, सोच के पढ़ करके आसानी से लिख देना। उसके बाद 2-3 सेकंड में 5 सेकंड के अंदर ये सॉल्व होगा। तो ये हो गया कि आय
में से हम बचत निकाल दिए, आय में से बचत निकाल दिए, तो क्या हुआ ये कि खर्च हुआ। तो इसी का अनुपात क्या दिया है कि 5:3 दे रखा है। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 1 से एकदम सबसे बेसिक तरीका, इस पे ज़्यादा बेहतर और एक्यूरेसी के साथ ये होता है। तो 10x माइनस 5000 हो गए, और ये उधर जाएगा तो 1 और ये इधर आएगा तो 2000। अब हमसे क्या पूछा है कि तो सुरेश की आय, तो सुरेश की आय क्या है 3x यानी 6000, तो 6000 को हम टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग इस भिन्न वाले सवाल को छिन्न भिन्न करके धर देते हैं कि यदि अंश और हर दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाता है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात करें। आप ऑप्शन सी से बड़े आसानी से कर सकते हैं कि जब भी 7 जोड़ोगे तो 7 5 12/19 होने से तो रहा 19, जब नीचे आ जा रहा है तो वो 4 से कटेगा नहीं। ऊपर वाले 3 का गुणज होगा और नीचे वाला 4 का गुणज होगा, तभी तो वो 3/4 भिन्न में आएगा, तो ये होने से रहा। अब जब यहाँ 7 और 7 जोड़ोगे तो 14, ऊपर 14 3 से वो कट नहीं रहा, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप इसे 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आराम से कर सकते हो। जब 7 और 7 ऊपर नीचे हम जोड़ते हैं तो 7 दूनी 9, यस ऊपर वाला सही है और नीचे वाला भी सही है, तो यहाँ आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आपको लगे तो एग्जाम में आप भरोसा रखें, सीखने के दौरान आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 7 3 10, वो 3 से कटेगा ही नहीं। हम ऊपर में 7 जोड़ करके जब देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आप पहली बार ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे ना करके भी कि 3 जैसे ही 12, अच्छा ये हो सकता है, 7 7 14 ये नहीं होगा, 7 2 9 ये हो सकता है, 7 3 10 ये नहीं होगा। यानी कि पहली बार आप ऊपर अंश से भी चेक कर सकते हैं कि ए और सी ही ऑप्शन पॉसिबल है अंश के हिसाब से। अब हर पे आएंगे कि हर में हम जब 7 जोड़ेंगे तो 19 4 से नहीं कटेगा। तो अब सी पे आएंगे, अब उसके बाद चेक करना ही नहीं है, क्योंकि हम पहली बार अंश से चेक कर लिए कि सिर्फ ए और सी पॉसिबल है, और दूसरी बार हम चेक जैसे ही देखे कि ए जो हवा में उड़ गया तो सी ही पॉसिबल है, तो चेक नहीं करना है, रंगेंगे, टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे के 5 प्रश्न सीआई और एसआई चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से उठाए हैं, मतलब करेंगे। एक तरह के सवाल करने से मैं आपको पता ही होगा कि आपका कॉन्सेप्ट, मेथड और विश्वास भरोसा सब मजबूत होगा। छठा प्रश्न है कि यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है और सीआई के मामले में, सीआई बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस लिखने का तरीका है। जब साल में अर्धवार्षिक भी संयोजित होता है, ना लिखे या लिखे तब समझना क्या वार्षिक ही है, जब तक वो चेंज ना करे, लिखे या न लिखे वार्षिक होता है। और अगर लिख देगा तो अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, जो भी हो, द्विवार्षिक, जो लिखेगा उसके हिसाब से भी हम प्रश्न करेंगे। तो है कि तो 50,000 की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होगा, तो वो होगा 500 रुपया। मेरी तरह आप भी ऐसे ही करेंगे जब प्रैक्टिस में आप होंगे। तो मैं वही सिखाया हूं कि जब भी सीआई एसआई का अंतर पूछे और वो 2 वर्षों का हो, अक्सर आप सचिवालय सहायक के लेवल तक वो 2 वर्ष तक जाएगा, 3 वर्ष के चांसेस बहुत कम है। तो 2 वर्ष के आगे पहले सवाल हम लोग देखते हैं। तो 2 वर्ष का अंतर वो क्या होता है कि मैं आपको बताया था कि जो रेट होगा, दर, उसके वर्ग को हम 100 से भाग दे देते हैं, वही अंतर होता है। तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 को 100 से भाग देंगे 1, यानी कि 1% ही अंतर होगा। तो 50,000 का 1% हम निकालेंगे। ये निकालने की चीज नहीं है, फिर भी मैं आपको करके भरोसा दिला रहा। कितना आसान है। जैसे ही मुझे ये दिखेगा कि 20% होता तो मुझे पता है कि 4 अंतर होता, 30% होता तो 9। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ये तो ऐसे सवाल हम करते हैं, आगे बने रहिए। बड़े ही शानदार ढंग से ऐसे ही सीखेंगे चुटकियों में करने के तरीके। अब 7वें प्रश्न को करते हैं। इसे देखकर कुछ तो याद आ रहा होगा, पीटी से मैंने आपको पहले ये बताया था कि ऐसे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आए भी ऐसे सवाल। तो अब इस सवाल को हम मेंस के लिए भी फिर से देख लेते हैं कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि पेट्रोल का वर्तमान मूल्य 100 रुपये प्रति लीटर है तो 2 वर्ष के बाद पेट्रोल का प्रति लीटर मूल्य कितना होगा, यानी कि 5 10.25
तो 10.25 यानी कि ऑप्शन सी। मैं यही बोला था कि जब भी वृद्धि ऐसे हो पेट्रोल की जनसंख्या में 5%, 10% की वृद्धि 2 वर्ष का बाद का पूछेगा, पेट्रोल की वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछेगा, फाइनल की लंबाई चौड़ाई या भुजा का या त्रिज्या में वृद्धि या कमी के बाद क्षेत्रफल की वृद्धि, तो वहां ए भी फॉर्मूला आप लगाएंगे, एकदम धड़ल्ले से लगाइए। और जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस में बने रहें तो आपको पता ही होगा कि 5 का कितना आसान है कि 5 यानी कि 25/100 होता है, यानी कि 10.25% की नेट वृद्धि होगी 100 पर, तो यही वृद्धि हो जाएगा 110.25 का। तो ये भी फॉर्मूला को इतना कंठस्थ टाइप का कर लेना है, दिमाग की बत्ती खोल के रखना है कि आपका कैलकुलेशन ऐसे ही हो। मैं जो ये सब प्रश्न करवा रहा हूँ इसमें से कुछ जो है मैंने बनाए हैं उस लेवल के हिसाब से समझ करके, और अधिकांश जो प्रश्न है वो कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, तो हूबहू मैं भाषा उसी रूप से यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसे भाषा की आदत सी बन जाए, समझ हो जाए कि वैसे भाषा भी वो यूज करते हैं। और आपका आयोग तो कॉपी पेस्ट अधिकांश सवालों को करता है, इसलिए हम पूछे हुए सवाल ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न है कि रोहित एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 2400 रुपये को साधारण ब्याज अर्जित करता है। एक निश्चित राशि पर वो 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये अर्जित करता है। यदि वह उसी राशि को 8% वार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि दर पर निवेश करता है तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। आप ये देखो कि उसमें क्या लिखा है कि यदि वह उसी राशि को 8% वार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले, तो उसे यहाँ पे मतलब छूट गया है कि रोहित एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में इतने रुपए अर्पित करता है, तो यदि वह उसी राशि को 8% वार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि दर पर समान समय के लिए, यहाँ कर दीजिए समान समय के लिए निवेश करता है, तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। तो ये जो CISI वाला जो पीछे हमने सवाल किए अंतर जो पूछता है उसी को लिखने का ये भाषा के रूप में इस तरीके से वो लिखते हैं बदल बदल के। यहाँ भी वो कुछ और नहीं, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है कि 2 वर्ष का क्या होगा, कितना उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो जब वो पहली बार 8% की दर से लगाता है तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, 16% साधारण ब्याज प्राप्त होगा, जो कि 2400 रुपया के बराबर है। पहली स्थिति में जो राशि 100% अगर है तो उसका 8% पहली बार और दूसरे साल 8%, यानी कि उससे 16% कुल ब्याज प्राप्त होंगे मूलधन का, जो 2400 के बराबर है। अब वो पूछ रहा है कि जब यही राशि को वो समान दर और समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जब वो निवेश करेगा तो उसे कितना रुपया अधिक प्राप्त होगा। तो अधिक क्या प्राप्त होगा, मैं तो आपको बताया अंतर कि वो कुछ और नहीं, दर के स्क्वायर कीजिए, आप वर्ग कीजिए, उसको 100 से भाग दीजिए, यानी जब 8 का आप वर्ग कीजिएगा तो 64 और जब 100 से भाग दीजिएगा तो 0.64%। यही जो होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में ये ज्यादा मिलेगा। तो हमसे यही पूछ रहा है, तो 16% का मान 2400 के बराबर, तो 64 का मान कितना, तो 16 डेढ़ 24, तो 64 डेढ़ 96। आपको मैं ऐसे करना सिखाऊंगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप बस बने रहिए। जब साथ आप बने रहेंगे तो ऐसे ही धुआं उड़ा देंगे हम प्रश्नों को। घबराना नहीं है, चुटकियों में मैं सिखाऊंगा। बस यही है कि आपको मेरे साथ रेगुलर बने रहना पड़ेगा। वो एक दिन का नहीं है कि दिखा दूं 2-4 से सवाल करके और फिर आपको अटैक कर लूं और बाकी फिर चलता रहे। ऐसे ही रेगुलर सतत प्रक्रिया है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीखना और सिखाना दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मैं इस टाइप के लगभग सारे सवालों को आपको कवर करूंगा इस वीडियो में। अगले वीडियो में ऐसे करके आप निश्चिंत रहें, हर तरह के सवाल करेंगे कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 4% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात करे। तो हमें पता है कि अंतर क्या होगा, तो 4 का वर्ग करेंगे 16, तो 0.16% का मान ये
₹2 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है राशि क्या होगा? 100%। आप ध्यान रखें, राशि मतलब मूलधन 100% होगा। तो 16 का 16% 2 के बराबर, तो 100 कितना होगा? तो ये फिर से जैसे पिछले प्रश्न में किया कि 16 डेढ़े हमने किया था 24, संयोग से 16 सवा 20, 2 का मान, तो 100 सवा 12, 125 यानी कि 1250 होगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, मैं यही बोल रहा हूँ कि चुटकियों में करना सिखाऊंगा, बस आप बने रहें, आपको सोचने के तरीका में धार ला दूंगा। मैं वादा कर रहा था यही सिखाऊंगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये क्या होगा, 0.16 गुने 100। आप ऐसे भी 100 का मान ज्ञात कर सकते हो कि 1 का मान 2/16 मतलब ये, तो 100 का मान इतना, यहाँ से 1 का मान ये होगा। लिखने का तरीका है कि 0.6% बराबर 2, तो 100% बराबर कितना, तो 0. इतना गुने 100। तो जब आप इसे शून्य शून्य हटाओगे यहाँ से दशमलव, तो 2 पर 2 शून्य आएगा। अब 4 से आप इसे 4 बार में डिवाइड करो और 4 से इसे 25 बार में, 4 से इसे आप 50 बार में करो, 25 25 125 आप ऐसे करो। या आप मेरे साथ जब बने हो तो आपका दिमाग तो धीरे धीरे ऐसे तेज जरूर होगा कि 16 और 2 यानी कि मतलब रिलेशन दिख जाता है ये प्रैक्टिस से कि 16 सवैया, तो इसमें सवैया करेंगे तो 125 आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अब आज का मतलब ये इस टाइप का 5वां प्रश्न पूरा होने वाला। दूसरे सेट में हम घुसेंगे। SICI के रूप में हम 5वां सवाल कर रहे हैं और आज का टोटल 10वां प्रश्न। इसे धुआं उड़ाते हैं कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI 525 रुपए है, तो इसी राशि पर पहले से आधी दर पर यानी 5% पर दुगने समय के लिए यानी 4 वर्ष के लिए, तो 5% पर 4 वर्ष के लिए यानी कि 20%, ये SI हो जाएगा। इसका मान हमसे पूछ रहा है। पहले से आधी दर पर 10% है यानी 5% हो जाएगा आधी दर पर, और दुगने समय यानी कि 2 का दुगना 4 वर्ष के लिए यानी टोटल 20% साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा। ये भी फॉर्मूला। तो 21% का मान वो दे दिया है कि 525 के बराबर है। 21% का मान 525 के बराबर है। तो 20 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 21 में 25 से गुना करेंगे तो 525 आएगा। 20 में जब 25 से गुना करेंगे तो 500 आएगा। और नहीं तो फिर वही बोला कि या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि 525 यही है जो 21 के बराबर है, हमसे जो निकाल रहा है उसका गुना करेंगे। 21 से ये 25 बार में, 25 20 से 500, और उसे बढ़ेंगे धुआं उड़ा करके। अगले टाइप में बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। इस वीडियो के सबसे शानदार प्रश्न की तरफ चलते हैं जो देखने में बड़ा इजी सा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दे दिया है कि ऑप्शन मतलब यहाँ पे लिखा रहेगा ये कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो ये चारों ऐसे लिख देगा। मान लीजिए कि वो लिख देता हूं मैं, कोई जरूरी भी नहीं है समझने के लिए। ये कि यह निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप क्यों इसे मैं शानदार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट या आपको एक मेरिट बताऊंगा अभाज्य नंबर्स की। अब से नंबर सिस्टम के 5 सवाल हम करेंगे उसके आसपास से या उसी में। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सही मायने में अगर सामान्यतः पढ़ाया जाए तो नंबर सिस्टम महीनों चलने वाले टॉपिक हैं। तो चलिए ठीक है, उससे हम बाद में चर्चा करेंगे। इस पे आते हैं कि कौन अभाज्य संख्या है। तो एक के बारे में मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि एक अभाज्य नहीं होता और नहीं भाज्य होता है। तो एक तो होने से रहा, 11 दिख रहा है। आपको पता भी होगा कि 11 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये क्यों 111 और एक ऐसे रहे तो ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं वो प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी संख्या जो अंकों के रिपीट होने से बने या फिर अंकों के रिपीट होने से बने या फिर वो संख्याओं के रिपीट होने से बने, तो
वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। इसका एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ 11 है। आप ऐसे समझ लो कि 10 से बड़ी की चर्चा की जाए, क्योंकि अंक 2 यानी रिपीट मोड में तो 10 के बाद ही वो आएंगे। 2 अंक हो, 3 4 5 6, तो जो मतलब 10 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्या, 11 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, या जितनी भी वो संख्याएं हैं जो अंकों के बार बार पुनरावृत्ति कैसे बनते हैं, तो वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकते। चाहे 111 हो तो ये 3 से डिवाइड होगा, ये जब होगा तो 11 से विभाजित होगा, उसे होना ही होगा। ये रूल आप याद रखना। जैसे अंकों के रिपीट वाले तो आप समझ गए कि अच्छा ऐसे हो जाए, या फिर ये हो जाए, या 5 5 5 5 हो जाए, या सिर्फ 5 5 हो। पुनरावृत्ति रिपीट से वो तो किसी न किसी से डिवाइड होगा। लेकिन मैंने साथ ही साथ बोला कि संख्याओं के रिपीट से, जैसे 12 12, ये क्या हुआ, 12 12 2 12 है, तो ये 12 से विभाजित होगा। तो जिस संख्या का पुनरावृत्ति आप करेंगे उससे वो विभाजित हो जाएगा, तो वो अभाज्य तो हो ही नहीं सकता है। आप इसे याद रखेंगे, कॉपी डाय में नोट कर लें और यहाँ भी नोट कर ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस तरह के प्रश्न आपके पीटी में प्री में आए हैं, मेंस में भी आने के बहुत चांसेज हैं, आएंगे ही आएंगे रंग रूप बदल करके। प्रश्न है कि यदि संख्या दिया हुआ है 8 से पूर्णतः विभाजित होती है तो p का मान ज्ञात करें। p की जगह पे कौन सी संख्या होगी, अंक होंगे। तो आप 8 के विभाज्यता के नियम आपको पता होंगे, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि अंतिम 3 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 8 से इसे पूर्णतः विभाजित तो भाग देंगे हम जब इसे, तो 8 छक 48, 53 में जब भाग देंगे तो यहाँ से 5 और p आएगा। उसके बाद जब हम भाग लगाएंगे तो हमें पता है कि 50 और 60 के बीच में सिर्फ 56 ही वो संख्या होती है जो 8 से विभाजित होती है। हम लगाएंगे, यहाँ पे क्या होता है कि 5 और 1 ये अंक आएगा, यानी 50 या 50 से ये बड़ा होगा। तो हम फिर 8 से लगाएंगे कि 8 × 40, 8 × 48, 48 तो ये नहीं होगा। अगली बार जाएंगे तो 8 × 7 = 56, तो ये 56 होगा, 56 के लिए 6 होगा। आप इसे ऐसे बनाएंगे, ध्यान में रखना। अगर ना समझ आए तो दोबारा देखना। मुझे नहीं लगता कि इसमें समझने के लिए कुछ है। इसके टाइप अगले वीडियो में मैं बहुत अच्छे ढंग से कवर कर दूंगा ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम 13वां और 14वां प्रश्न दोनों एक ही बार लिख दिए, क्योंकि ये चुटकियों वाले ही प्रश्न है कि है 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखने में आप 5 कितनी बार लिखेंगे। ऐसे प्रश्न आया था, और मैं आपको ये बता दूं कि अगर वैसा है, मतलब आप भरोसा करो कि मैं बच्चों को इससे पहले भी नंबर सिस्टम जब पढ़ाया, मतलब आपके पास नहीं, ऑफलाइन सामने से, तो वहां मैं इस तरह के प्रश्न करवाए थे और बच्चों ने बोला था ये कि ये क्या फालतू की चीजें बता रहे हैं। और जब वो उस सचिवालय सहायक में दिखा तो वो मतलब वो फोन पे ही बताया कि अरे ऐसे ये प्रश्न आया था। जब मतलब हम मिले, जब भी हमसे बातें हुई उनसे, तो उन्होंने बताया कि वो तो आ गया था वो प्रश्न। आपको पता ही होगा कि आया था ऐसा प्रश्न। तो ऐसे इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, मैं आपको करवा दूंगा, बेफिक्र रहें कि 1 से लेकर 50 तक के ये सब करते हैं। आपको नहीं पता होगा तो आप जोड़ करके लिख देंगे। ये उसमें 100 तक 99 तक था तो आप जोड़ करके लिख देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप समय ज्यादा दे देंगे। तो 1 से लेकर के 50 तक आप जब लिखेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, तो 5 6 बार आएगा, 5 6 बार आएगा। 5 से लेके 45 में, 5 से लेके 45 में वो 5 बार आएगा इकाई के अंक पर, और 50 में वो 1 बार आएगा दहाई के अंक पर। जैसे 5 में आया, 15 में आया, ऐसे ही आप लिखते ही होगे कि 35 में आया, 45 में आया, और ये 50 को मत भूल जाना। 5 बार वो इकाई के रूप में आया, राम 2 3 4 5, और 1 बार वो दहाई के रूप में आएगा। अच्छा, तो ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जब वो वैसा आया तो। अब 14वां प्रश्न है कि 21 से 55 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको मुझे पता है कि आप इसे करेंगे ही, लेकिन एक और तरीका यह है कि पहला 21 के बाद क्या होगा, 11।
सॉरी, पहला जो 21 के बाद सम संख्या होगा वो 22 होगा, तो आप उसका आधा कर दो। और 55 से पहले मतलब इस सीरीज में सबसे अंतिम सम संख्या क्या होगा, तो 54, तो उससे 27 उसका आधा कर दो और जोड़ करके यही 38 इसका सम होगा। मुझे पता है बड़ा इजी है, आप निकालते होंगे, बस ये एक तरीका बता दिया आपको कि जब भी इस तरह का पूछे तो आप पहला का आधा और अंतिम का आधा सम संख्या का करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वही औसत होगा। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। आज का हम लोग 15वां प्रश्न करते हैं। इस टाइप का 5वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा दो संख्या HCF तथा LCM, दो संख्या का HCF तथा LCM नहीं हो सकता, तो वो होगा 12 और 65। ये दोनों नहीं हो सकते किसी का HCF और LCM। आप ये लिख लो, नोट कर लो, गांठ बांध लो कि LCM किसी भी दो संख्या का LCM और HCF दोनों मल्टीपल होंगे एक दूसरे का। जैसे 15 चौके 60, 13 पचे 65, 12 दूनी 24, वो होना ही होगा। LCM जो होगा वो HCF का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि ये LCM जो है वो दो ओरिजिनल दोनों संख्याओं का मल्टीपल है, और HCF क्या होता है कि ओरिजिनल दो संख्याओं का फैक्टर है। तो ये फैक्टर है बीच वाले का और इसका मल्टीपल ये है, यानी कि HCF भी LCM का फैक्टर होगा ही होगा। आपको याद रख लेना है, गांठ बांध लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पूरे जी जान से पढ़ते रहिए। आशा करता हूं कि आप पढ़ भी रहे होंगे। हतोत्साहित नहीं होना है। अगर कभी भी मन निराश लगे तो न रहो न निराश, सुन लेना है, पढ़ लेना है एक बार। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। आप बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।